हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2। आपका जो रीड का एग्ज़ाम है उसका आपका पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका प्रैक्टिस सेट आज 2 है। तो जो भी साथी रीड का एग्ज़ाम दे रहे हो वो अवश्य इसको सॉल्व करें। ये आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आपका प्रश्न है क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी है, उसका प्रतिपादक कौन है। स्किनर, पावलव, वॉटसन, थॉर्नडाइक। तो किसने दी है, स्किनर ने या पावलव ने, वॉटसन ने या थॉर्नडाइक ने। जिस किसी को भी इसका आंसर आ रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर अवश्य करते रहा करें। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पावलव। पावलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको परंपरागत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत मतलब हिंदी में इसको कहते हैं परंपरागत सिद्धांत, ठीक है, इस नाम से भी आ जाता है। क्लासिकल स्थिति के नाम से भी आ जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इस नाम से भी आ जाता है आपके एग्जाम में, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है, पावलव ने। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने जो स्वाभाविक अनुक्रिया है उससे स्वाभाविक जो मतलब किसी की आदत होती है उससे जोड़ दिया स्वाभाविक अनुक्रिया को। जैसे एक कुत्ता उन्होंने लिया, ठीक है, कुत्ते लिए मतलब तो उन्हें खाना दिया, खाना को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आई, ठीक है। फिर उसके साथ उन्होंने किया कि जब भी भोजन देते थे तो घंटियाँ बजाना स्टार्ट करते थे, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जुड़ गया, घंटी का बजना और भोजन का आना एक साथ जुड़ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि केवल घंटी बजाई, इससे कुत्तों को लगा खाना आ गया, उनके मुंह में अपने आप लार आ गई, है ना। इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो जो अस्वाभाविक अनुक्रिया थी उससे अनुबंधित कर दिया, है ना। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहलाई। ये किसने दी थी, पावलव ने, ठीक है। आईपी पावलव हैं, ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में नोट कर लेंगे, ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। जो बैटरी भाटिया परीक्षण है वो किसके प्रयोग में किया जाता है, व्यक्तित्व में, बुद्धि में, सृजनात्मकता में या अभिवृत्ति में। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए करेंगे या इंटेलिजेंसी के लिए या क्रिएटिविटी के लिए, किसके लिए करेंगे, या एप्टीट्यूड के लिए करेंगे भाटिया बैटरी परीक्षण। तो जो आपका भाटिया बैटरी परीक्षण है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये बुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, किसके लिए, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण जो है वो बुद्धि परीक्षण है। चलिए आगे आपका प्रश्न है अगला, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है या उदाहरण है। उपलब्ध की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, पुरस्कार। बाह्य अभिप्रेरण मतलब जो बाहरी मोटिवेशन कौन सा है इसमें, कि हमें उपलब्धि हुई मतलब किसी की चीज़ की आवश्यकता हुई वो है, या चिंता हुई, या आकांक्षा स्तर हमारा है उसकी वजह से हम प्रेरित हैं, उसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिल रहा है, या पुरस्कार। तो बाह्य इनमें से क्या हुआ, पुरस्कार। पुरस्कार जो कैसा प्रेरक है, बाह्य, तो ये बाह्य प्रेरक है पुरस्कार। बाह्य प्रेरकों में और कौन सा आएगा, आपका आ जाएगा प्रशंसा, दंड। कल की क्लास में भी हमने इनको डिस्कस किया था कि बाह्य प्रेरक, अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक। अब जन्मजात प्रेरक कौन से होंगे, आपकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, भूख, प्यास, नींद, ये कैसे प्रेरक है, जन्मजात, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है नंबर 4, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। अधिगम मतलब सीखना। अगर सीखने में, ये किसने कहा है कि सीखने में पुरस्कार व दंड की अवधारणा रखनी चाहिए, थॉर्नडाइक ने, कोहलर एवं कोफका ने, बीएफ स्किनर ने या अल्बर्ट बंडूरा ने। तो अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा प्रस्तावित की है बीएफ स्किनर ने, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये,
चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ आप लोग कमेंट अवश्य करते रहा करें, जिसको भी ये आंसर आ रहा हो कमेंट अवश्य करें। अगर गलत भी हो जाएगा कोई बात नहीं, फिर आपको याद रहेगा, है ना। तो अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतक्रियाओं का जो अंतरक्रियाएं हैं सामाजिक उनका उत्पाद होता है, यह औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन समायोजन का परिणाम होता है। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने किसके बारे में बताया। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी टेट या किसी भी राज्य के टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ वाइगोत्स्की, जीन पियाजे ये अवश्य पूछे जाते हैं, है ना। तो इनके बारे में हम ध्यान रखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो इन्होंने बताया बी राइट आंसर है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, ठीक है। बच्चा सामाजिक रूप में समाज में रहकर सीखता है, किसने बताया, वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा किससे सीखता है, समाज में रहकर स्वतंत्र रूप से सीखता है, ठीक है। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए कौन सा प्रभावी कारक इन्होंने बताया, सामाजिक, ठीक है। तो सामाजिक कारक किसने बताया, वाइगोत्स्की ने। इसको ध्यान रखेंगे, इसको इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। किसको, ये जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। बच्चा अपने सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सीखता है अपने आप स्वतंत्र रूप से, ये वाइगोत्स्की ने बताया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस मापनी का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, क्रम सूचक मापनी, नामित मापनी, अनुपातिक मापनी या समान अंतराल मापनी। तो ये 4 मापनी है आपकी जो मापन की स्केल है, मतलब तो क्रम सूचक मापनी, नामित मापनी, अनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। इसमें न्यूनतम प्रयोग यानी कि जो सबसे कम अच्छी समझी जाती है वो कौन सी है, क्रम सूचक है या नामित है या अनुपातिक है या आपकी अंतराल मापनी है। तो सबसे जो अच्छी होती है वो अनुपातिक मापनी होती है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, फिर टिक करते हैं, ठीक है। आपकी जो नामित मापनी है, नामित से ही नाम से ही पता चल रहा है, ये जो स्केल है नामित मापनी वाला, इसमें क्या होगा कि नाम से ही हम निर्धारण करेंगे, है ना। किसी का नाम दे दिया, गांव का नाम या किसी चीज़ का नाम, ठीक है, तो वो किस में आएगा कि महिला है कि पुरुष है ना। शब्द अक्षर इनमें बांट दिया जाए तो वो किस में आएगी, नामित मापनी में, ठीक है। केवल नाम, जैसे लड़का है, लड़की है, ये महिला है, पुरुष है, मतलब पूरी जानकारी नहीं मिल रही हमें, तो ये कैसी मापनी है, नामित मापनी, नाम रखे जाएं, ठीक है। फिर आपकी क्रमिक मापनी या क्रम सूचक मापनी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने क्रम से रख दिया कि फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, यानी कक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया या रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है या द्वितीय स्थान या थर्ड, है ना। एकदम उनकी क्वालिटी के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता रहा, तो ये क्रमिक मापनी है, इसमें क्रम दे दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। गुणों के बीच अंतर कर पाना इसमें मुश्किल होता है ना। फिर आएगा आपका अंतराल मापनी। अंतराल मापनी, अंतराल मापनी में क्या होता है कि अंतराल देकर, जैसे घड़ी का समय है उसमें बीच बीच में 5-5 मिनट का अंतराल है ना। ऐसे थर्मामीटर है वो, उसमें प्रयोग किया जाता है अंतराल मापनी का। आईक्यू मापन में अंतराल मापनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में जब हम टेम्परेचर नापते हैं, जो आपका समझ लो थर्मामीटर जो है वो अंतराल मापनी का उदाहरण है, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे आप लोग। घड़ी का समय अंतराल मापनी के उदाहरण है, घड़ी का समय, थर्मामीटर, थर्मामीटर इसमें ये याद रखेंगे, थर्मामीटर में सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो या फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो तापमान डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट अंतराल मापनी के द्वारा मापा जाएगा। अब आते हैं हमारी अनुपातिक मापनी, ये सबसे अच्छी मापनी है। ये जो स्केल है अनुपातिक मापन वाला वो सबसे उच्च स्तर का है। इसमें क्या होता है, शून्य की अवधारणा होती है, इनमें पॉइंट पॉइंट में भी हमें
पता चल जाता है ना। वास्तविक शून्य की परिकल्पना होती है, शून्य की परिकल्पना। कभी कभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है, शून्य की परिकल्पना कौन सी मापनी में होती है। अब तो आप लोग टिक कर लेंगे ना, शून्य की परिकल्पना कौन सी मापनी में होती है। तो शून्य की परिकल्पना आनुपातिक मापनी में होती है। तो नामित मापनी में केवल महिला पुरुष इस तरह हम नाम रखकर किसी के बारे में बताएं। क्रमिक मापनी में फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी क्रम बता दिया। अंतराल मापनी में अंतराल से थर्मामीटर में जो मापन दिया जाता है टेम्परेचर का, वो अंतराल मापनी के अंतर्गत आएगा। अनुपातिक मापनी में शून्य की जो होती है वो परिकल्पना होती है, यानी वास्तविक शून्य की परिकल्पना। हम कोई भी मान है वो एग्जैक्ट पता कर लें। गणित की सभी संक्रियाएं अनुपातिक मापनी के अंतर्गत आती हैं। गणित की सभी संक्रियाएं, और जो केल्विन में टेम्परेचर है वो अनुपातिक मापनी के अंतर्गत आएगा। इसको भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ये आपका अब तो अच्छी तरह से पता कर लेंगे न्यूनतम प्रयोग वाला कौन सा है, क्रम सूचक मापनी है या नामित मापनी है या आपका अनुपातिक मापनी है या समान अंतराल मापनी है। अब हम बिल्कुल टिक लगा लेंगे। अब हमारी समझ में आ गया है कौन सा है, नामित मापनी, है ना। सबसे न्यूनतम स्तर है नामित मापनी, और यही पूछ लिया जाए आपसे सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो आप लोग टिक कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। तो सबसे उच्चतम स्तर है अनुपातिक मापनी का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रभाव, मितव्ययता, उपयोगिता। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, है ना। मौलिकता उसमें होती है, प्रभाव भी होता है, मितव्ययता, उपयोगिता। उपयोगिता तो होगी कुछ, जब हम किसी समस्या के बारे में या किसी चीज़ के बारे में एक नया तरीका ढूंढ के ला रहे हैं तो वो सृजनात्मकता में आएगा। उपयोगिता तो अवश्य होगी, है ना। क्या संबंधित नहीं है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, मितव्ययिता, ठीक है। ये सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आती है। मौलिकता, प्रभाव, विविधता ये सब क्या है, सृजनात्मकता के तत्व हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 8वां प्रश्न है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। बंडूरा और वॉल्टर ने। बंडूरा है यहाँ पर, बंडूरा, ठीक है। वॉल्टर, डोलार्ड एंड मिलर, कार्ल रोजर्स हैं आपके, युंग। इनमें से किसने आपका अधिगम सिद्धांत दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर अवश्य करते रहा करें। बंडूरा और वॉल्टर, डोलार्ड एंड मिलर, कार्ल रोजर्स या युंग। तो इसके व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये दिया है आपका बंडूरा और वॉल्टर ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका राइट आंसर है बंडूरा और वॉल्टर, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, साथ के साथ आप नोट भी करते रहें तो आपके बहुत ही अच्छे नोट्स भी तैयार होंगे, ठीक है। और जो डोलार्ड एवं मिलर हैं जो आपके, इन्होंने भी सिद्धांत दिया है। इनका है अनुकरण अधिगम सिद्धांत। अनुकरण अधिगम सिद्धांत, ये नोट करते रहे आज साथ के साथ। सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत दिया। सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, इससे हमें सभी जानकारी हो जाएगी। युंग ने आपका, ये युंग जो है वो मनोवैज्ञानिक हैं। ये विश्लेषणात्मक विज्ञान का सिद्धांत दिया इन्होंने। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, आपका राइट आंसर है बंडूरा और वॉल्टर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, बंडूरा और वॉल्टर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। एक बच्चा है, उसमें तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण इन शक्तियों का विकास हो चुका है, यानी कि विकास हो रहा है। कौन सी अवस्था में होगा, 7 वर्ष की में, 11 वर्ष की में, 9 वर्ष की या 6 वर्ष की में। बच्चा तर्क भी कर पा रहा है, उसमें जिज्ञासा भी है, निरीक्षण भी किए ले रहा है, तो क्या 7 वर्ष की अवस्था में करेगा। अब मान लीजिए 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की शैशवावस्था में आ जाएगी। इस तरह जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं, 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था खत्म होती है, फिर उसके बाद किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है। तब
अब इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका? बी, 11 वर्ष की अवस्था। बाल्यावस्था का अंत होगा और किशोरावस्था का प्रारंभ। तब उसमें बच्चे में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो आप लोगों का जो सही आंसर है वो है बी, 11 वर्ष की अवस्था में। आईईपी का पूर्ण रूप है इंडिविजुअल इवैल्यूएशन प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोसीजर, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन प्रोग्राम। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। जो आईईपी है इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये व्यक्तिगत शिक्षा योजना है, इसको हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत शिक्षा योजना। अब व्यक्तिगत की इंग्लिश इंडिविजुअल है ना, शिक्षा एजुकेशन, योजना मतलब प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये किसके लिए? ये विकलांग लोगों के लिए, विकलांग छात्रों के लिए है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है। इसको हम ध्यान रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। आईपी है जो वो विकलांग छात्रों के लिए एक योजना है, विकलांग छात्रों के लिए। और कौन से छात्र इसमें शामिल होंगे? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, दोनों स्तर के, प्राथमिक, एक मिनट, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, ठीक है। दोनों ही स्तर के इसमें विकलांग छात्र शामिल होंगे, उनके लिए योजना है ना। इसमें शिक्षा पाने के लिए निर्देश हैं उपयोगकारी। इसमें किसमें? आईईपी में एक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज मत समझ लीजिए इसको। इसमें विकलांग छात्रों के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर। और इसका जो फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन है, ये किनके द्वारा दिया गया है? जो अधिगम हम करते हैं, अधिगम मतलब सीखना, वो अनुभव मतलब हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमने जो सीखा है अनुभवों से, और जो हमने प्रशिक्षण लिया है, इसके परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, हमें जो चेंज हो रहा है, वो क्या कहलाता है? अधिगम, यानी हमने सीखा, वो लर्निंग कहलाएगी। ये डेफिनेशन किसने दी है? गेट्स व अन्य ने, मॉर्गन और गिललैंड ने, स्किनर ने या क्रॉनबेक ने। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन है, ये आपकी दी है डेफिनेशन गेट्स एवं अन्य ने। इसको याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विश्लेषण किसने किया है? फ्राइड ने, युंग ने, मन ने या ऑलपोर्ट ने? अब व्यक्तित्व का सभी ने अलग अलग तत्व बताए हैं, व्यक्तित्व के पार्ट बताए हैं। तो ये किसने बताया कि व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है और आपका एक उभयमुखी व्यक्तित्व होता है? तो ये बताया है आपका युंग ने। युंग ने बताया है, मनोविश्लेषणवादी थे युंग, फ्राइड, मन, ये तीनों मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक हैं। मन का विश्लेषण किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में भी बताया। इन्होंने बताया, युंग ने बताया व्यक्तित्व 3 प्रकार का है, ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और आपका उभयमुखी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है बी। और फ्राइड ने कितने तत्व बताए थे? 3, इडीगो, सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम, ये फ्राइड ने बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। जो आपका बुद्धि का टॉपिक है, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में
बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है, मतलब काफ़ी प्रश्न इससे बन रहे हैं। आपका जो पेपर है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें बुद्धि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आप बुद्धि जो टॉपिक है, मतलब टॉपिक तो सारे ही पढ़ने हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन बुद्धि से आपके काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, बुद्धि और पर्सनैलिटी से। ठीक है, तो जो गोलमैन है वो किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? तो जो गोलमैन है आपके वो संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, ये इमोशनल जो इंटेलिजेंसी है इसके बारे में बताया गोलमैन ने। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग नोट कर लें। गोलमैन जो है आपके, उन्होंने बताया है कि संवेगात्मक बुद्धि होती है। मतलब संवेगात्मक बुद्धि में कि क्या होगा, हम अपनी भावनाएं समझें, दूसरों की भावनाएं समझ पाएँ, उन पर नियंत्रण कर पाएँ, उन पर नियंत्रण कर पाएँ। हमारे जो संवेग हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, है ना, तो यही सब मिलके क्या कहलाएंगे? संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, इसको बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंसी। हिंदी में भी लिख लीजिए, वो सॉरी इंग्लिश में, इमोशनल इंटेलिजेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया है? समझ के, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या सामान्य बुद्धि? मानसिक उद्वेलन को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। कभी कभी क्या होता है, हमें हिंदी नहीं समझ में आती है ना, तो आपका इंग्लिश का दिया जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। इसको क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। ये किससे संबंधित है आपके, किसके सुधार से संबंधित है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, सामान्य बुद्धि। ये संबंधित है आपकी सृजनात्मकता से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सृजनात्मकता से संबंधित है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर या स्किनर? बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने, थॉर्नडाइक ने, वर्नर ने या स्किनर ने? तो ये इसको एक कहेंगे GFGC सिद्धांत। क्या कहेंगे? GFGC सिद्धांत। ये किसने दिया है? कैटल ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है या वर्नर ने या स्किनर ने? तो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत किसने दिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, साथ के साथ आंसर करते रहेंगे तो आपको अपनी तैयारी का एक अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो GFGC सिद्धांत है वो दिया है कैटल ने। तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान या तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है? ये दिया है आपका कैटल ने। इसको इंग्लिश में कहेंगे GFGC, मतलब फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। ठीक है, आपका राइट आंसर है कैटल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अध्ययन का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कोहलर के द्वारा, ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमन, एरिक एरिक्सन? अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, इसको और किसके सिद्धांत कहेंगे? सूझ का सिद्धांत। ये किसने दिया है? कोहलर ने, ब्रूनर ने या मार्टिन ने या एरिक एरिक्सन ने? तो ये सिद्धांत आपका सूझ का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। कोहलर, वर्दीमर, कोफका, ये कौन थे? ये गेस्टाल्टवादी हैं, ये याद रखेंगे, नोट भी कर लेंगे साथ के साथ। गेस्टाल्टवादी, तीन आपके मेन साइकोलॉजी में जो गेस्टाल्टवादी मिलेंगे वो तीन हैं, कोहलर, कोफका और आपके वर्दीमर। ये आपके गेस्टाल्टवादी हैं। मतलब गेस्टाल्टवादी, इन्हें समग्रवादी भी कहते हैं। समग्रवादी पूर्णता की सोच रखते हैं, यानी कि समग्र सभी दिशाओं में सोचकर निर्णय निकालते हैं। ये समग्रवादी गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है वो संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करके सीखता है। सूझ का सिद्धांत बताया, कोई भी समस्या हो वो सारी परिस्थितियों पर सोचेगा फिर निर्णय लेगा, यानी इसको कहेंगे सूझ का सिद्धांत। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, किस पर प्रयोग किया था कोहलर ने?
तो इन्होंने वन मानुस पर, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। वन मानुस पर, चिंपैंजी पर। इसका नाम था सुल्तान। इस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, ये याद करेंगे और नोट भी करते रहेंगे। तो वर्दीमर, कोफका, कोहलर 3 गेस्टाल्टवादी हैं आपके। सूझ का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। ठीक है, इन्होंने वन मानुस पर प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सत्य है, शिक्षक द्वारा अगर कक्षा में डांट पड़ने पर कोई छात्र है वो घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा निकालता है, तो ये किसका उदाहरण होगा? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का? कि क्लास में बच्चे को डांट दिया, उसे गुस्सा आई, अब वो घर आया, उसने अपनी छोटी बहन को पीट दिया, तो ये किसका उदाहरण होगा? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का या प्रतिक्रिया निर्माण? तो कल की क्लास में हमने रक्षा युक्तियाँ डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था? रक्षा युक्तियाँ। यानी कि हमें जब कभी तनाव होता है, उसका कोई अगर हमें सीधा समाधान ना मिले तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ युक्तियाँ अपना लेते हैं। जैसे दूसरी ओर विस्थापन कर दिया, उसने अपने गुस्से को दूसरी ओर विस्थापित कर दिया, अपनी बहन पर गुस्सा निकाल दिया, इसका ये होगा विस्थापन। रक्षा युक्तियों में ही आता है विस्थापन। मार्गांतीकरण इसको कहेंगे, मार्गांतीकरण भी कहेंगे। ठीक है, युक्तिकरण की हमने कोई बहाना बना लिया, है ना, ये सब किस में आते हैं? रक्षा युक्ति में। दमन कि हमें कोई पुराना अनुभव है जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही हो, या मतलब जिसे याद करते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे उसे याद करना बंद कर देते हैं, है ना, वो किस में आता है? रक्षा युक्तियों में। ठीक है, तो ये विस्थापन एक रक्षा युक्ति है। तो आपका राइट आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 18 नंबर प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, इनमें से सभी। यानी सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण होगा? आप लोग खुद सोचिए कि एक दंड भी है और सकारात्मक भी है, अच्छा भी है ना। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना। तो नीचे के जो दो हैं ये कैसे हैं? नकारात्मक है, समय बर्बाद कर रहे हैं, नकारात्मक हो रहा है। मीन मेख निकाल रहे हैं, है ना, तो इसमें कौन सा है? मित्रों के द्वारा उपहास। ये ऑप्शन ए आपका सकारात्मक दंड के अंतर्गत आएगा। इनमें से सभी राइट आंसर नहीं है, आपका राइट आंसर है ए, मित्रों के द्वारा उपहास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन कहलाता है? कोई कैटलिस्ट है, वो निरंतर दिया जा रहा है, मतलब कोई उद्दीपन है ना, वो हमें निरंतर दिया जा रहा है, फिर उसकी वजह से हमें अस्थायी परिवर्तन हो रहा है। ऐसा परिवर्तन जो स्थायी नहीं है, रुकेगा नहीं ज़्यादा समय तक, थोड़ी जब तक आवश्यकता है तब के लिए ठीक है ना। तो उसमें अभ्यस्तता है, अधिगम है, अस्थायी अधिगम है या प्रेरणा है। तो जो मोटिवेशन होता है वो अस्थायी अधिगम, अस्थायी परिवर्तन में आएगा अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जब तक हमें आवश्यकता है, हमें मोटिवेशन हमें मिल जाता है, फिर आवश्यकता समाप्त होने पर वो शांत हो जाता है ना। तो राइट आंसर आपका किस में आएगा? अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। किसी को भी इसका आंसर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बी, सी या डी। तो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो आपका राइट आंसर है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि बच्चों में जो प्रवृत्ति होती है वो नार्सिसिज्म की होती है। नार्सिसिज्म यूरोप की एक कथा से नार्सिसिज्म वर्ड लिया गया। एक व्यक्ति था, नार्सिसिस्ट था, वहाँ से ये वर्ड आया नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब होता है स्वयं से प्यार करना, स्वयं से प्रेम करना। तो ये भावना किस अवस्था में होगी? शिशु में होगी कि ये बड़ा बालक है उसमें होगी, या किशोरावस्था में होगी? तो ये भावना होती है शैशवावस्था में। एक शिशु में नार्सिसिज्म की भावना होती है, वो अपनी चीज़ों से अधिक प्रेम करता है। उसकी कोई चीज़ लो तो रोने लगता है ना, उससे कोई वस्तु ले लो तो वो रोने लगता है। वो अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करेगा, है ना, उसको कोई टच कर दे तो फिर रोएगा। तो ये भावना किस में आती है?
शिशु में नार्सिसिज्म की भावना, स्वयं से प्रेम करने की भावना, स्वयं से जुड़ी चीज़ों से प्रेम करने की भावना किस में होती है? शिशु में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये आ जाता है, शैशवावस्था का एक गुण है ये नार्सिसिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है सामाजिक संचरण। यानी कि उन्होंने जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। किसने? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसने? जीन पियाजे ने। ये काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है, चाहे आपका किसी का भी एग्ज़ाम हो, टेट का या सी टेट का, किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, उसमें जीन पियाजे अवश्य इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो सामाजिक संचरण, इसको इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, इस तत्व को उन्होंने महत्व नहीं दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 22 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? यानी कि शिक्षकों को कितने घंटे कार्य करना है, इसकी योजना आरटी एक्ट 2009 में दी गई है। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। आरटी एक्ट 2009। तो इसमें प्रस्तावित किए गए हैं आपके 45 घंटे, 45 घंटे राइट आंसर है। आरटी एक्ट 2009 है, इसमें शिक्षण के एक सप्ताह में, इसको ध्यान रखेंगे कि प्रति सप्ताह 45 घंटे राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग हैं, उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया या नैतिक विकास या सामाजिक विकास? तो भाषा विकास का सिद्धांत आपने कल पढ़ा था, कल की क्लास में नाम चॉम्स्की ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे हैं, अभी आपने पढ़ा जीन पियाजे। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की हैं। और बचते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है वो दिया है कोहलबर्ग ने। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया? कल की क्लास में हमने प्रश्न दिया था, बुद्धि लब्धि किसने दी? बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? तो हमने बताया था टर्मन ने। ठीक है, अब मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्पियर ने, साइमन ने या गिलफोर्ड ने? तो जो बिने साइमन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, इन्होंने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। इसको ध्यान रखेंगे, मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने दिया। इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बिने साइमन ने ही पहला बुद्धि परीक्षण दिया। बिने साइमन ने क्या दिया? पहला बुद्धि परीक्षण। नोट डाउन करते रहेंगे साथ के साथ। पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? बिने साइमन ने। ठीक है, प्रथम बुद्धि परीक्षण बिने साइमन ने दिया, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग हैं, उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत? बुद्धि के सारे सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरीके से रट लेने हैं। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बहुकारक सिद्धांत की बुद्धि के 2 कारक हैं, ये किसने कहा? एक खंड है, किसने कहा? बुद्धि बहुकारक है या बुद्धि त्रियामी है? बुद्धि पदानुक्रमिक सिद्धांत है, ये किसने किसने कहा है? और अब आपके प्रश्न में पूछा गया है स्टर्नबर्ग ने। तो जो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग है, उन्होंने बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया है। ठीक है, इन्होंने बताया बुद्धि त्रियामी है। अब त्रियामी में 3 होंगे तत्व। कौन कौन से 3 तत्व हैं आपके नोट कर लीजिए। इन्होंने बताया कि बुद्धि विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है, विश्लेषणात्मक
बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। आप लोगों को बोर नहीं होना है, आपका एग्जाम फरवरी में है, 27 फरवरी। व्यवहारिक बुद्धि, ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग इनका पूरा नाम है। इन्होंने बताया बुद्धि त्रियामी है, इसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, ये तीन खंडों मतलब तीन आयाम होते हैं बुद्धि के। और जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है ये किसने दिया? स्पीयरमैन ने। साथ के साथ नोट भी कर लेंगे आप लोग। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। एक होता है बहुखंड सिद्धांत, वो थर्स्टन ने दिया है, ठीक है। इसमें बहुकारक बहुखंड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। त्रियामी सिद्धांत बता दिया, स्टर्नबर्ग है, ठीक है। आपके पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो दिया है सिरिल बर्ट और बर्नर ने। सिरिल बर्ट एंड बर्नर, ठीक है। फिलिप बर्नर इनका पूरा नाम है। तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक है, त्रियामी सिद्धांत स्टर्नबर्ग है, पदानुक्रमिक सिद्धांत सिरिल बर्ट एंड बर्नर ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो कल इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। फ्राइड ने बुद्धि के क्यों व्यक्तित्व के 3 तत्व बताए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इदम, इसको अहम, इसको पराअहम। तो वास्तविक अहम का पूछा गया, अहम। तो हमने कल डिस्कस किया था, इसमें पार्श्विक प्रवृत्तियां आएंगी, अतृप्त इच्छाएं, और इसमें क्या आएगा? ये मानव, यानी कि जो रियलिटी में हम होते हैं, मतलब सामने से दिखाते हैं। और सुपर ईगो, इसमें आदर्शवादी लक्षण आएंगे, आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित होगा सुपर ईगो आपका, ठीक है। सुख का सिद्धांत भी कहेंगे इसको, किसको? इड को, ठीक है। वास्तविकता आती है ईगो में, अहम में, किसमें? अहम में। तो वास्तविकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अहम से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप कोई समस्या तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम? इड, ईगो, सुपर ईगो, इसको कल की क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन इससे भिन्न है? शेष मतलब ये 4 आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन भिन्न है? TAT, PF क्लाउड पिक्चर टेस्ट, या आपका ड्रॉएमैन टेस्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा भिन्न है? TAT है, 16 PF है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रॉएमैन टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट हैं ये सारे किसके हैं? व्यक्तित्व मापन के। ये सारे टेस्ट किसके हैं? व्यक्तित्व मापन के, पर्सनैलिटी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस की ये है कि जो आपका TAT है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रॉएमैन टेस्ट है, ये सारे प्रक्षेपी विधियों में आते हैं। किसमें? प्रक्षेपीय विधियों में। किसमें आते हैं? आपके प्रक्षेपी विधियों में आएंगे। प्रक्षेपी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में आएंगे। TAT है आपका, CAT है ना, ये बच्चों के लिए है। बालक अंतर्बोध परीक्षण, ये TAT। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है, ये प्रक्षेपी विधियों में आते हैं। रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण है, ये भी प्रक्षेपी विधि में आएगा। तो आपका बचा कौन सा? 16 PF। 16 PF किसने दिया है? कैटल ने। इन्होंने इसमें सील गुण बताए हैं, ठीक है। किसने दिया था? कल हमने डिस्कस किया था इसको, कैटल ने। तो आपका अलग है, ये प्रक्षेपी विधि में नहीं आता, तो शेष से भिन्न है आपका बी आंसर, 16 PF, ठीक है। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। कौन सा बालक माना जाता है? मंद बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का, क्षीण बुद्धि का। अब ये ग्राफ दिख रहा है, इसमें आप देख लीजिए, इस ग्राफ को नोट भी कर लीजिए आप लोग, और इसकी जो PDFs है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टर्मन ने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया है। जैसे 130 से अधिक है प्रतिभाशाली बुद्धि है, 121 और 130 के बीच है प्रखर बुद्धि है, 111 से 120 के बीच है तीव्र बुद्धि है, 91 से 110 सामान्य बुद्धि है। तो हमारी क्या है? 9 से 100, तो कौन सी बुद्धि में आएगा? सामान्य बुद्धि में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 81 से 90 मंद बुद्धि में आता है, 71 से 80 अल्प बुद्धि में आता है, आपका 71 से कम जड़ बुद्धि में आता है। तो आपका राइट आंसर बेटा कौन सा होगा? सामान्य बुद्धि। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं, और इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, इसको नोट भी करते रहिए, और इसकी PDFs आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमित आयोजित अधिगम का प्रत्यय है अभिक्रमित आयोजित। हल ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने दिया, या वॉटसन ने दिया? तो अभिक्रमित आयोजित अधिगम का प्रत्यय जो दिया है वो स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अभिक्रमित अधिगम भी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अभिक्रमित अधिगम किसी योजना के अनुसार शिक्षण व अधिगम को साकार रूप देना, है ना। किसी योजना के अनुसार हम शिक्षण व अधिगम को एक साकार रूप दे दें, पहले से कोई प्लान बना लें, उसको क्या कहेंगे? अभिक्रमित आयोजित अधिगम। ठीक है, ये दिया है स्किनर ने। ठीक है, स्किनर ने और क्या दिया है आप लोग बताएं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन का स्याही डब्बा परीक्षण है, आत्मनिष्ठ परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, प्रक्षेपण परीक्षण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने डिस्कस किया था व्यक्तित्व मापन का जो स्याही डब्बा परीक्षण है वो कौन सा परीक्षण है? आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, या प्रक्षेपण है? तो जो स्याही डब्बा परीक्षण है आपका वो प्रक्षेपण परीक्षण है। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट। ये किसने दिया था? ये दिया था हरमन रोडसा ने। ठीक है, नोट कर लेंगे, हरमन रोडसा का स्याही डब्बा परीक्षण। तो हरमन रोडसा ने इसको दिया है, किसे? इंक ब्लॉट टेस्ट को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे प्रक्षेपण परीक्षण में कौन कौन से आते हैं। मेन यहाँ हम लिखाई दे रहे हैं, TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, CAT बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, आपका जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है, स्याही डब्बा परीक्षण है, ये किस में आएंगे? प्रक्षेपी विधियों में। स्याही डब्बा परीक्षण यहाँ से आप विधि में आता है। इसको दिया था हरमन रोडसा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न था। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।